जय हिंद। स्टॉक मार्केट 24/7 में आपका स्वागत है। स्टार्ट कर लेते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सेक्टर, एक ऐसी थीम के बारे में जहां से आने वाले टाइम में बहुत मल्टी बैगर स्टॉक्स निकल सकते हैं। क्योंकि अगर आप इतिहास उठाकर भी देखो, उसी सेक्टर से मल्टी बैगर स्टॉक्स निकलते हैं जहां पर सरकार का फोकस होता है। पहले सरकार का फोकस डिफेंस और रेलवे में था, तो बहुत सारे रेलवे और डिफेंस के स्टॉक्स मल्टी बैगर बने। उसके बाद सरकार ने फोकस किया मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में और ईएमएस स्टॉक्स में, तो एन्स टेक्नोलॉजी, डिक्सन टेक जैसे मल्टी बैगर स्टॉक्स निकले। अब सरकार का फोकस है शिप बिल्डिंग में। तो कल मोदी जी ने अपनी स्पीच में बताया कि इंडिया लॉन्च करने जा रहा है 3 स्कीम, जिसके तहत इंडिया 70,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करेगा शिप बिल्डिंग में। तो ये पैसा कहाँ खर्च करा जाएगा? तो सरकार का फोकस है इंडिया को एक ग्लोबल शिप मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना और बड़े बड़े पोर्ट्स बनाना, ताकि इंडिया बड़े साइज के शिप्स को भी हैंडल कर पाए। क्योंकि अगर आप 3-4 साल पीछे की बात करें, तो इंडिया जो बड़े शिप्स होते थे वो इंडिया आ नहीं पाते थे, तो उनको दुबई या सिंगापुर में डॉक करना पड़ता था। फिर वहां से छोटी शिप्स में सामान लाद कर इंडिया लेकर आना पड़ता था, जिससे हमारा नुकसान होता था, हमारा डॉलर दूसरी कंट्रीज के पास जाता था। अगर हम अपने ही देश में बढ़िया पोर्ट बना लेते हैं, और इंडिया इस कारण से एक सुपर पावर बनेगा, क्योंकि जो दुनिया का 90% ट्रेड होता है वो शिप्स के पोर्ट्स के थ्रू होता है। इंडिया को पोर्ट्स की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर बड़े बड़े पोर्ट्स लगाने हैं, शिप बिल्डिंग कंपनीज बनानी है, तो उसके लिए जो सबसे जरूरी होता है वो फाइनेंसिंग। गवर्नमेंट इसके लिए चीप लोन्स भी प्रोवाइड करेगी कंपनीज को, ताकि वो अपनी एक्सपेंशन तेजी से कर पाए। ताकि हम अपनी जो डिपेंडेंसी है फॉरेन शिप कंपनीज पर कम कर सकें। अगर आप देखो, यूएस और ईरान के वॉर के चलते जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद है, लेकिन इंडिया के तो रिलेशन ईरान के साथ भी बढ़िया और इजराइल के साथ भी बढ़िया, तो हमारी शिप्स तो इजीली पास कर सकती हैं। लेकिन हमारी डिपेंडेंसी जो है फॉरेन शिप कंपनीज पर है। वो उन स्टेट ऑफ हॉर्मुज से नहीं गुजरना चाहते, जिसके कारण हमारी कंपनीज इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं कर पा रही। अगर हम अपनी ही शिप्स बनाए तो हमारी कंपनीज होंगी, तो उसके कारण हमारी एक तो फॉरेन शिपिंग कंपनीज पर डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी, और दूसरा ये स्ट्रेटेजी की भी बहुत इंपॉर्टेंस हो जाता है, हम कंट्रोल कर पाएंगे सी रूट्स को। और साथ में ऐसा करने से हमारी जो शिपिंग कॉस्ट है, लॉजिस्टिक कॉस्ट है, वो भी कम होगी। क्योंकि अगर हमारी शिपिंग कॉस्ट कम होगी तो क्या होगा, हमारे जो एक्सपोर्ट है वो चीप हो जाएंगे एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज। इससे हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट कर पाएंगे, जो कि हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात हो जाती है। क्योंकि अगर आप देखो, चाइना के पास बहुत बड़े बड़े पोर्ट्स हैं, और उसके पास बहुत, आज के टाइम पे चाइना सबसे ज़्यादा शिप्स प्रोड्यूस करता है, जिसके कारण वो कंट्रोल कर पाता है सी रूट्स को और अपने लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम कर पाता है। अगर आने वाले टाइम में इंडिया को एक सुपर पावर बनना है और एक्सपोर्ट हब बनना है, इंडिया को भी चाइना वाली राह पर जाना पड़ेगा। और इससे इंडिया में बहुत ज्यादा जॉब्स भी क्रिएट होंगी, क्योंकि इससे एआई, इसमें कोई एआई का रोल नहीं है, इसमें शिप मैन्युफैक्चरिंग में बहुत ज्यादा लोगों की जरूरत पड़ती है। तो अगर इंडिया में जॉब क्रिएशन होगी, ये हमारे इंडिया के युवा के लिए भी बहुत बढ़िया बात हो जाती है। अब डायरेक्ट उन शेयर और उन कंपनीज की बात कर लेते हैं जो कि डायरेक्ट बेनिफिशियरी होंगी शिप बिल्डिंग स्कीम की। सबसे पहले उसमें नाम आ जाता है कोचिन शिपयार्ड का, क्योंकि गवर्नमेंट इंडिया को एक डोमेस्टिक शिप मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना चाहती है। और जो कोचिन शिप है वो ऑलरेडी नेवल और कमर्शियल शिप्स बनाता है, इनको तो सबसे पहले इस चीज का बेनिफिट होगा। और दूसरी कंपनी है गार्डन रीच शिप बिल्डर, क्योंकि अगर आप देखो इनकी ऑर्डर बुक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है डिफेंस में। आने आने वाले टाइम में अगर ये कमर्शियल शिप में भी घुसते हैं, तो इनके पास एक्सपोर्ट पोटेंशियल बढ़ जाएगा, जिसके कारण इनका रेवेन्यू और प्रॉफिट बढ़ेगा। ये कंपनी भी यहाँ से अपने प्रॉफिट को मल्टीपल टाइम्स कर सकती है, अगर ये अपनी पूरी पोटेंशियल से काम करे। और तीसरी कंपनी है मजगांव डॉक शिप बिल्डर। ये सबमरीन्स बनाती है, वॉरशिप्स बनाती है। इनके पास बहुत ही अच्छी तरह से एक्सपर्टीज है नेवल शिप्स बनाने में, डिफेंस के काम में। अगर ये कमर्शियल एक्सपेंशन करते हैं, तो आने वाले टाइम में इनको यहाँ से भी अच्छा खासा रेवेन्यू और प्रॉफिट बनेगा। ये तीनों ही कंपनीज क्लियर विनर हो जाती है इस स्कीम की। अब मैं उन कंपनीज को डिस्कस करना चाहता हूँ जो कि इनडायरेक्टली बेनिफिट होगा जिन कंपनीज को। उसमें सबसे पहले दो कंपनीज आती हैं, ये दोनों ही कंपनीज इंडिया की 2 बिगेस्ट पोर्ट कंपनीज है। सबसे पहले उसमें नाम आता है अडानी पोर्ट्स का। अगर इंडिया शिप मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा, तो आने वाले टाइम में इंडिया का एक्सपोर्ट बढ़ेगा, जिससे कार्गो इंडिया में ज्यादा आएगा और ज्यादा बाहर जाएगा। इससे कारण जो अडानी पोर्ट्स की कार्गो से कमाने वाली फीस है वो बढ़ जाएगी। आने वाले टाइम में अडानी पोर्ट्स का रेवेन्यू और प्रॉफिट बढ़ सकता है, जिसके कारण आपको शेयर प्राइस में भी इसके तेजी देखने को मिल सकती है। क्योंकि अभी गिरावट चल रही है, ये आपके पास बहुत ही बढ़िया मौका हो जाता है अगर आप लॉन्ग टर्म विजन आपका। क्योंकि ऐसी कंपनी, ये अडानी पोर्ट की सबसे बेस्ट कंपनी है, क्योंकि ये भर भर के प्रॉफिट जनरेट करती है, कैश फ्लो जनरेट करती है। बाकी अडानी कंपनी से बहुत ज्यादा कर्जा है, पर लेकिन ये कंपनी अडानी को पैसे कमा कर देती है।
अडानी के शेयरों में मौके मिलते रहते हैं। सो जब भी आपको मौका मिले, जब भी गिरावट हो अडानी शेयर्स में, तो आप अडानी पोर्ट को अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट कंपनी है जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर। ये भी एक प्राइवेट प्लेयर और सेकंड बिगेस्ट पोर्ट कंपनी है इंडिया की। सो इनकी भी बहुत भारी इन्वेस्टमेंट है पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर और इनके ग्रोथ टारगेट भी बहुत बड़े-बड़े हैं। सो यहाँ से ये अपना प्रॉफिट को 3 से 4 गुना करना चाहते हैं अगले 3 से 4 सालों में। और इसके लिए बहुत बड़े-बड़े केपेक्स भी कर रहे हैं। सो आने वाले टाइम में देखना होगा कितनी जल्दी ये अपने टारगेट्स को अचीव कर पाती हैं। सो अब इंडिया की बात कर लेते हैं। सो इंडिया का टारगेट है $2 ट्रिलियन का एक्सपोर्ट करना 2030 में। सो पीयूष गोयल जी का ऐसा कहना है और साथ में पीयूष गोयल जी ने कहा है इंडिया को 2047 तक $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना। अगर इंडिया को अपने टारगेट्स को मीट करना है उसके लिए इंडिया को अपना इंपोर्ट एक्सपोर्ट मल्टीपल टाइम्स बढ़ाना होगा, जिसके कारण जितनी भी ये पोर्ट कंपनीज हैं उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। और साथ में ये कंटेनर्स बनाने वाली कंपनी, क्योंकि जो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है वो इन्हीं कंटेनर्स में होता है। इन कंटेनर्स वाली बनाने वाली कंपनीज को भी अच्छा खासा फायदा होगा। उसके लिए मैं आपके साथ कंपनी डिस्कस करना चाहता हूँ, कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये एक सरकारी कंपनी है। अगर पोर्ट पर एक्टिविटी बढ़ेगी तो इनके कंटेनर्स की मूवमेंट बढ़ेगी, जिसके कारण ये ज़्यादा पैसा कमा पाएंगे। नेक्स्ट स्टॉक है ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये एंड टू एंड लॉजिस्टिक हैंडल करते हैं, जिसके कारण इनकी भी डिमांड बढ़ेगी आने वाले टाइम पे। अब डिस्कस कर लेते हैं कैपिटल गुड्स एंड इंफ्रा कंपनीज को। उसमें सबसे पहले नाम आएगा इंडिया की सबसे बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी लार्सन एंड टुब्रो का, क्योंकि अगर आपको पोर्ट्स बनाने हैं, शिपयार्ड्स बनाने हैं, उसमें लार्सन एंड टुब्रो की कंट्रीब्यूशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो जाती है, क्योंकि इनके पास बहुत बढ़िया एक्सपर्टीज है इतने बड़े प्रोजेक्ट्स हैंडल करने की। चांसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि इनको आने वाले टाइम में ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स और ज़्यादा मिले। नेक्स्ट स्टॉक है BHEL। ये कंपनी क्या प्रोवाइड करेगी? ये इक्विपमेंट सप्लाई करेगी शिपयार्ड और पोर्ट्स को। अगली कंपनी डिस्कस कर लेते हैं जो कि शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। जितने ज़्यादा डोमेस्टिक शिप्स बनेंगे उतना ही इनका बिजनेस बढ़ेगा। इस स्टॉक को भी आप अपने रडार पे रख सकते हो। और पिछले कुछ टाइम से इस स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर्स को भर भर के रिटर्न्स दिए हैं। लास्ट में मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूँ, जो भी लोग इस थीम में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, प्लीज़ अपना विजन लॉन्ग टर्म रखना, क्योंकि शिप एक महीने में बन के तैयार नहीं हो जाती। इसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और बहुत भारी इन्वेस्टमेंट लगती है। अब सरकार ने इस पर फोकस बनाया। पहले जब सरकार ने रेलवे और डिफेंस पे फोकस बनाया था तो उन स्टॉक्स में अच्छी खासी रैली हुई थी। अगर आपका विजन लॉन्ग टर्म का है तो इन सभी स्टॉक्स को आप अपने रडार पे रख सकते हो, क्योंकि शिप बिल्डिंग और पोर्ट कंपनीज में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है आने वाले 10 से 15 सालों में। अब बात कर लेते हैं कोटक महिंद्रा बैंक की। इसमें 160 करोड़ की एफडी फ्रॉड हुआ पंचकुला में। पहले आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का नाम आया था, वो चंडीगढ़ में था, ये पंचकुला में। ये इसी एरिया में कुछ ज़्यादा ही बैंकिंग फ्रॉड सामने निकलने को मिल रहे हैं। मतलब बैंकिंग के लिए टाइम थोड़ा सा अच्छा नहीं चल रहा। अब बात कर लेते हैं, सरकार ने जितने भी होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स को कहा है कि वो कोई भी एडिशनल एलपीजी चार्जेस नहीं ले सकते बिल में। अगर गैस के प्राइसेस बढ़े हैं रेस्टोरेंट्स के लिए, वो सीधा इसको बिल पर चार्ज करके नहीं लगा सकते कस्टमर्स को। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, ताकि उनको भी पता चले सरकार का कहाँ पर फोकस है और कहाँ पर मल्टी बैगर स्टॉक्स बन सकते हैं। जय हिंद।